जिंदगी का हल उसके हर पल में है। तो जी हाँ, जिंदगी को सरल बनाएं, मुस्कुराएं और अपने कल को भी खूबसूरत बनाएं। वेलकम टू मॉर्निंग लाइव शो ऑफ बिहार बिहान एंड मैं हूँ आपके साथ रमा। ये एक ऐसा शो है जिसमें संगीत, शास्त्र, स्वास्थ्य, काफ़ी सारी चीज़ों पर बातें होती है और सबसे खास बात ये है कि हम आपको हर एपिसोड में मिलाते हैं एक खास मेहमान से, जो आपको सुनाते हैं अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी और दूर करते हैं आपकी ज़िंदगी की परेशानी। जो आज हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी खास है। ये दो बहनों की जोड़ी है, एक तरफ शब्दों का संगम है और दूसरी तरफ ध्वनि की धारा। तो ये रहा पहला हिंट। बस उससे पहले चलिए आपको आज का अनमोल वचन सुनाते हैं। कहने को ये सिर्फ 2 लाइनें हैं, पर ये 2 लाइनें काफ़ी ताकतवर हैं। ज़िंदगी में दिन भर में आपको कितनी सारी बातें सुनने को मिलती है, कभी ऑफिस में, कभी घर पर। ये बातें कभी सलाह मशवरा होती हैं, कभी रिकमेंडेशन होता है, कभी चिंता भरी बातें होती है, तो कभी खुशी वाली बातें होती है। पर दिन की शुरुआत 2 ऐसी लाइनें से हो जो आपका दिन बना दे, तो क्या खास बात है। तो जी हाँ, इसी के साथ सुनते हैं आज का मॉर्निंग मोटिवेशन, अनमोल वचन। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए बढ़ते हैं आज की हेल्थ टिप के बारे में जानने के लिए। और जी हाँ, आज का जो स्वास्थ्य परामर्श है वो डाइट के अकॉर्डिंग है। दिन भर में हम काफ़ी सारा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब ऐसे में संतुलित आहार हो तो हमारा तन और मन दोनों ही अच्छा होता है, और जब स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन होगा। तो जी हाँ, पेश है आपके सामने आज की स्वास्थ्य सलाह। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डाइटिशियन अनिला सैम्बल। आज हम बातें करेंगे बैलेंस मील यानी कि संतुलित आहार के महत्व के बारे में। देखिए, कोई भी सिंगल फूड जो है वो ऐसा नहीं है जिससे आपकी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो दिन भर का खाना है उसमें वैरायटी ऑफ फूड को इन्वॉल्व करें। वैरायटी ऑफ फूड से मेरा मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ, आप अनाज है, मिलेट्स है, जो सीजनल सब्जियां और फल होते हैं, दूध है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन, फिश और एग होता है। कुछ सूखे मेवे और आपके ऑयल सीड्स हैं, इनको भी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी फूड ग्रुप्स हैं, जो भी फूड आइटम्स हैं, एटलीस्ट 5 to 7 जरूर इन्वॉल्व करें, जिससे कि आपको सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिल सकें। और जब ये पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, आपकी डाइट बैलेंस होती है, तो दिन भर के काम के लिए आप एनर्जाइज भी रहते हैं और आपके बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ भी हो सकता है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। बैलेंस मील लेने के साथ ही कुछ और बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि बैलेंस मील के लिए गए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके और उसका सही इस्तेमाल हो सके। देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 2-3 न्यूट्रिएंट्स को विशेष ध्यान दें, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में तीसी और अखरोट का इस्तेमाल करें। विटामिन B12 के लिए आप दूध या दूध से जो दही, छेना, पनीर बनता है उसको ज़रूर लीजिए। हम बात करते हैं कुछ ऐसे शुगर और ऑयल की जो हमें अपने डाइट में थोड़ा कम लेना चाहिए। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने दिन भर के डाइट में आप इसको लिमिट अमाउंट में लेने के लिए चाय का जो चम्मच होता है उससे आप 3 से 4 चाय चम्मच जो है शुगर का इस्तेमाल दिन भर में करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। ऑयल भी आप 4 से 5 मैक्सिमम टी स्पून ही आप इस्तेमाल करें। इससे आप जो है स्वस्थ रहने में ये आपको मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे पैक्ड फूड होते हैं, या फिर जोमेटो, स्विगी से हम बहुत सारे ऐसे फूड मंगाते हैं जिसमें बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल मिला होता है। ऐसे फूड को आप अपने डेली डाइट से बिल्कुल अवॉइड करें, यह आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। कुकिंग मेथड भी बहुत मायने रखता है, जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं उसको आपके बॉडी तक पहुंचाने में। जैसे सब्जियां काटें तो पहले धो लें तब काटें, काटने के बाद पानी में उसको ना रखें, सीधे उसको पकाएं। थोड़े टुकड़े बड़े रहेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आपको मिल पाएंगे। दाल और चावल को भी 1 या 2 पानी से हल्के हाथों से धोएं और फिर आप उसका इस्तेमाल करें। उसको बहुत अधिक पानी में डाल करके ना रखें, और जो भी पानी डालें उसमें उसको फुलाते हैं अगर आप, तो उसको कुकिंग में आप इस्तेमाल कर लें। कुकिंग मेथड के बाद बहुत ज़रूरी है अब आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंच चुके हैं उसका सही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन।
इसके लिए ज़रूरी है कि दिन भर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी में अपने बॉडी को इन्वॉल्व रखें, आप एक्टिव रहें, जिससे बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहे और उसमें प्रॉपर तरीके से डाइट के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। धूप में भी थोड़ी बहुत देर जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके और आपकी हड्डियाँ मजबूत रह सकें। तो जी हाँ, ये थी आज की स्वास्थ्य परामर्श। और जी हाँ, बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कहा कि आपको एक संतुलित आहार खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल ज़रूरी है, वैसे ही आपका एक अच्छा आहार खाना बहुत ज़रूरी है आपके चलने के लिए और आपको ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए। इसी के साथ जी हाँ, मौका आ चुका है आपको आज के हमारी जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाते हैं। और ये गेस्ट काफ़ी खास हैं, क्योंकि जी हाँ, ये एक बहनों की जोड़ी है। एक तरफ कह सकते हैं ध्वनि की धारा है, तो दूसरी तरफ शब्दों का संगम है। एक तरफ है हमारे साथ रीता दास जी और दूसरी तरफ है रीना सोपम जी, दोनों ही बहनें हैं। एक तरफ अगर रीता दास जी के बारे में बात करें तो इन्होंने बिहार को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया है, क्योंकि जी हाँ, ये बिहार की एकमात्र और पहली सरोद वादक है। और साथ ही साथ देश विदेश में, मॉरिशस हो या बाकी विदेशों के बारे में बात करें, तो अपनी ध्वनि की धुनों में जी हाँ लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर किया है। दूसरी तरफ अगर रीना सोपम जी के बारे में बात करें तो 3 दशक से पत्रकारिता में इनकी क्या पकड़ रही है, चाहे महिलाओं के बारे में बात करना हो या फिर चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में बात करना हो, हर विषय पर इनके विचार कुछ ऐसे आए हैं कि लोगों को अपने विचारों को बदलने पर मजबूर कर दिया। तो जी हाँ, स्वागत करते हैं हमारी आज की अतिथि का, रीना सोपम जी एंड रीता दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मैम। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं रीता दास सरोदवादिका हूँ और गुरु शिष्य परंपरा से मैंने काफ़ी वर्षों तक, शुरुआत में अपने पिता प्रोफेसर CL दास जो आचार्य अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य रहे, उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और काफ़ी वर्षों तक उनसे सीखा। उसके बाद मैंने उस्ताद बहादुर खां साहब से और पंडित विमलेंदु मुखर्जी जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से, उनसे सीखा। और उसके बाद मैंने दिल्ली के वरिष्ठ सरोद वादक पंडित सुनील मुखर्जी जी से HRD स्कॉलरशिप मुझे मिलता था और मैं उनसे सीखना शुरू की। और उसके बाद आचार्य अलाउद्दीन खां साहब के ग्रैंडसन उस्ताद आशीष खां साहब से मैंने गंडाबंद शागिर्द की और उनसे मैं निरंतर सीखते रही और ये परंपरा रहा। और गुरु शिष्य परंपरा से ही मैंने अपनी सरोद की पूरी शिक्षा ली। उसके बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अभी जाके मैं विभागाध्यक्ष हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी पहचान है और यही मैं कर रही हूँ और संगीत के लिए पूरी समर्पित रही हूँ। दूसरे तरफ मुझे कभी देखने का मौका ही नहीं मिला, तो बस संगीत की ये मेरी छोटी सी यात्रा रही है। क्या बात है मैम। तो जी हाँ, ये कुछ बातें थी रीता दास जी के बारे में। और कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और इनकी कहानी से तो मुझे बिल्कुल ये आभास हुआ। इसी के साथ बढ़ते हैं इनकी छोटी बहन रीना सोपम जी के पास और जानते हैं कि एक तरफ ध्वनि है और सुर है, दूसरी तरफ शब्द है और विचार है। तो रीना सोपम जी, प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार। मैं सबसे पहले बिहार विहान के दर्शकों को मेरा अभिवादन करती हूँ। मैं अपना परिचय एक पत्रकार के रूप में दूंगी। जैसा अभी रमा जी ने बताया है, 3 दशक से अधिक हो गए मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए। शुरुआत तो मैंने की थी एक फ्रीलांसर के रूप में और बाद में एक मुख्य राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेज़ी अखबार से मैं जुड़ गई थी और लगभग 24 वर्षों तक मैंने वहाँ काम किया है। तो बड़ा विस्तृत अनुभव रहा है पत्रकारिता का। और इसके साथ ही मेरा कला लेखन भी चलता रहा है और मैंने 3 किताबें लिखी हैं और 2 किताबें अभी प्रकाशित होने वाली हैं, वो अभी प्रेस में हैं। शीघ्र ही वो सबों के पाठकों के हाथ में होगी। वो बस यही एक परिचय है और जो जीवन का अनुभव है। क्या बात है। थैंक यू सो मच रीना सोपम जी अपने बारे में बताने के लिए। और ये तो कुछ बातें इनके मुख से थी, और अभी फ़िलहाल आपके सामने एक सॉफ्ट स्टोरी हम दिखाना चाहेंगे जो पत्रकारिता और सरोद वादन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ कहती है। अगर आप यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, अवार्ड्स के बारे में बात करें या फिर ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो जी हाँ, इन क्षेत्रों में आप क्या कुछ कर सकते हैं, जानते हैं आज की सॉफ्ट स्टोरी में।
पत्रकारिता केवल खबरों का संप्रेषण नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है, जो बदलाव की चेतना और जन चेतावनी का सशक्त माध्यम बन चुका है। आज का पत्रकार सिर्फ सूचना देने वाला नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों का वाहक भी है। महिला अधिकार, पर्यावरण, संस्कृति और विरासत जैसे विषयों पर गहन दृष्टिकोण रखने वाला पत्रकारों की समाज में जरूरत है, और ये जरूरत लगातार बढ़ रही है। पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए शोध, लेखन कौशल, संवेदनशील दृष्टिकोण और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य है। इस क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, रामनाथ गोयनका अवार्ड्स और प्रतिष्ठित सम्मानों से पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वाद्य यंत्र संगीत के बारे में। वाद्य यंत्र संगीत भारतीय शास्त्रीय परंपरा की आत्मा है, जहां स्वर, लय और भाव मिलकर आत्मा को छू लेने वाला एक अलौकिक संसार रचते हैं। सितार, सरोद, बांसुरी, संतूर, पखावत जैसे वाद्य यंत्र भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इनकी साधना न केवल आत्मिक अनुभव है, बल्कि यह एक सशक्त करियर विकल्प भी बन चुका है। संगीत संस्थानों, मंचीय प्रस्तुतियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन और YouTube जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कलाकारों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर प्रदान किया है। आज भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, उस्ताद अलाउद्दीन खां अवार्ड जैसे सम्मान इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हैं। पारंपरिक घरानों की परंपरा के साथ साथ युवा पीढ़ी ने प्रयोग और फ्यूजन संगीत के माध्यम से इस विद्या में नवाचार ला रही है। वाद्य संगीत मन और आत्मा को जोड़ने वाली कला है, जो शांति, संवाद और संस्कृति की भाषा बन चुकी है। तो जी हाँ, ये थी कुछ बातें रीता जी और रीना जी के बारे में। और चलिए अब बढ़ते हैं मेरे खास और पसंदीदा सेगमेंट की ओर। जी हाँ, सवाल जवाब प्रश्न, जिसमें काफ़ी सारी बातें निकल के आती हैं और मुझे भी बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिलता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे रीता मैम, और आपसे मेरा ये सवाल होगा कि सरोद, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो यूजुअली लोग इसे चूज़ नहीं करते हैं। महिलाओं में देखें तो हारमोनियम है, गायन है, तो इस तरफ रुचि ज़्यादा होती है। तो सरोद को चुनना, ये सफ़र कैसा रहा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा और आपने प्रश्न पूछा। सबसे बड़ी बात है, मेरे पिताजी खुद एक सरोद वादक थे और बचपन से उन्हें देखा मैंने सरोद का अभ्यास करते हुए। तो मेरे दिमाग में, और साथ ही मेरे घर सरोद वादक के बहुत बड़े बड़े उस्ताद का आना जाना होता था। तो फिर मैंने कोई दूसरा वाद्य चुना ही नहीं, मुझे एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट लगता था। जितना ही इसका वज़नदार है उतना ही सॉफ्ट, सुरीला और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैं थोड़ा कठिन चीज़ों को पकड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने सरोद बजाना शुरू पिताजी से कहा, तो पापा ने कहा ये कठिन वाद्य है, क्योंकि इसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फ्रेट्स नहीं होते हैं, जगह नहीं होता है, और अपने कानों को तैयार करना, लंबे समय तक अभ्यास करना, जो शास्त्रीय संगीत का एक कंपोनेंट्स है, सरगम, पलटा, अलंकार, मीर, जमजमा, कृंतन, ये सारी चीज़ें होती हैं सरोद की, वो बजाना वो मुश्किल था और थोड़ा वज़नी होता है, वेटी इंस्ट्रूमेंट है, तो महिलाएं, खासकर महिलाएं नहीं लेती हैं। पर मैंने अपने पिताजी से कहा और पिताजी से शुरुआत की और उनसे मैंने सीखना शुरू किया। कठिन तो था, काफ़ी समय लगा, कई वर्षों तक बेसिक चीज़ों को ही मैंने क्लियर किया, सुर को साधा, लय को साधा, उसके बाद थोड़ी बहुत जो पकड़ आई है तो आज मैं बजा रही हूँ। तो ये परंपरा है। और सरोद सीखना महिलाओं के लिए एक ये भी दूसरी बात ये भी होती है कि वज़न होने की वजह से, और एक आसन होता है, वो बैठकर ही आप सरोद को होल्ड करते हैं, तो ये सब जो थोड़ी टेक्निकल बातें होती हैं, इसीलिए महिलाएं थोड़ा कम आती हैं इस फील्ड में। पर अब इसकी संख्या बढ़ रही है, ये नहीं कह सकते, अब थोड़ी थोड़ी इसकी बढ़ोतरी हो रही है और बहुत लोग बजा भी रहे हैं।
क्या सरोद बात है, को। क्या बात है। जी हाँ, जैसा कि रीता जी ने कहा कि मान लो तो कुछ कठिन नहीं है। हाँ। इसी के साथ चलिए जानते हैं रीना जी से क्या कुछ उनसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि पत्रकारिता में 3 दशक की आपकी जर्नी रही है, काफ़ी कुछ है आपके पास। ऐसे में सबसे प्रेरणादायक कह सकते हैं इंसिडेंट क्या रहा, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पत्रकारिता तो दरअसल मुद्दे हैं, मुद्दों की वजह से ही आप इस क्षेत्र में आते हैं। बल्कि ये कहें कि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपको अपील करते हैं, उस पर कुछ कहने की इच्छा होती है, कुछ काम करने की इच्छा होती है कि उसको पॉइंट आउट करें, उसको सही करें अगर कुछ उलझन है तो वो मुद्दे ही आपको इस क्षेत्र में खींच कर ले आते हैं। और एक मुद्दे को सुलझाया, उसका हल निकाला, तो दूसरे दिन एक नया मुद्दा चला आता है। तो मुद्दों का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ये एक लंबा सीरीज़ है जो हर दिन एक नए नए मुद्दे आपके पास आते रहते हैं और आप उसको सुलझाते रहते हैं। तो इतने दशकों की बात आपने कही कि इतने लंबे समय तक जो मैं काम करती रही, मुझे लगता है जिस किसी को इस मुद्दे का एक पैशन हो जाता है, उनको सुलझाने का, उनको सुनने का, समझने का, सुलझाने का, वो इससे फिर बाहर निकल नहीं पाता है। तो यही एक बात रही जो मुझे लगता रहा कि आज एक मुद्दा जिसको मैंने सुलझाया, कल एक दूसरा नया मुद्दा आ जाता है सुलझाने के लिए। तो ऐसे में ही इतने समय बीतते गए और लगा ही नहीं कि इतने साल बीत गए, जीवन का इतना लंबा हिस्सा इसमें चला गया। बल्कि मैं ये कहूँगी कि कई वर्ष तक मैंने शाम कैसे होती है वो मैंने नहीं देखा था। मौसम बदल रहे थे, ऋतुएं बदल रही थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि पूरा एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मुद्दों में। तो यही कहिए, मुद्दे जो होते हैं वही मुझे इतने सालों तक इसमें शामिल किए रहे हैं और अब अभी भी मैं शामिल हूँ। देखूँ कब तक मैं ये कर पाती हूँ। क्या बात है। और जी हाँ, अभी फ़िलहाल रीना जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कब रीना जी ने आपको कुछ ऐसा बताया हो जो आपके लिए लाभदायक रहा हो, और मैम सेम आपके लिए भी एक दूसरे के प्रति मतलब क्या कुछ सीखने का मौका मिला और किस प्रकार से आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं? रीता जी पहले बोल दें, फिर मैं कुछ कहना चाहूँगी। बड़ी है। सबसे मेरी आलोचक यही हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सीरियस रागों को पसंद करती हूँ, गंभीर राग जो शास्त्रीय संगीत में हैं। सुबह के तोड़ी हैं, ये राग हैं, भैरव हैं, शाम के मारवा, ये सब राग जो हैं वो थोड़े सीरियस हैं, गंभीर प्रकृति के राग हैं। तो मुझ में बहुत रुचि थी और ये सब राग को मैं अभ्यास करती। तो ये अक्सर कहा करती थी, आप कोई श्रृंगारिक राग क्यों नहीं लेते हैं, कमाश थाट के राग, कल्याण अंक के थाट लीजिए। तो ये मेरी बहुत आलोचक रही है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे उसमें शिफ्ट करना चाहिए जो थोड़ी श्रृंगारिक प्रकृति के राग हैं। शिवरंजनी है, माच का माच हैं, झंझोटी है, ये सब रागे जो कलावती, तो ये बहुत क्रिटिकल रही हैं मेरे सरोद के प्रति, मेरे पूरे परफॉर्मेंस के प्रति, इवन मेरे ड्रेस कॉस्ट्यूम्स को भी बहुत ज़्यादा ये ध्यान देती है। तो ये हमारा दोनों का सामंजस्य है और मैं इनके साहित्य की भी बहुत कायल हूँ, क्योंकि ये जो लिखती है वो मुझे बहुत अपील करता है। ये नहीं कि मेरी बहन है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो ये बहुत स्वाभाविक है। इनका जो राइटिंग्स में है, डेप्थ है, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। रीना जी प्लीज आप जी कुछ ज़रूर। बताएं। मैं कहना चाहूँगी, एक बड़ा सौभाग्य होता है। लोग प्रायः ये देखते हैं कि उनको दूसरे कलाकार अगर कला परंपरा को जानना है, संगीत सुनना है, तो बाहर निकलना पड़ता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे घर में बहन ही कलाकार हैं, तो मुझे कभी ये ऐसी कमी नहीं महसूस हुई कि संगीत सुनने के लिए मैं कहीं बाहर जाना पड़े। बाहर तो जाती ही हूँ वो कवरेज के लिए, लेकिन घर में कलाकार हैं तो एक ये सुख है संगीत सुनने का, और कलाकारों को कलाकार कैसी जीवन शैली जीते हैं, क्या उनके विचार होते हैं, वो जानने समझने का। इस बात ने मुझे बहुत सहूलियत दी। जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, जब मैं अखबार में काम कर रही हूँ, तो किसी कलाकार को समझने में वो क्या महसूस कर रहे हैं, दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आयोजकों के बारे में, अपने राग संगीत के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये समझने में मुझे बहुत सहूलियत हुई इनकी वजह से, क्योंकि मैं इनके साथ ही उठ बैठ रही हूँ, जी रही हूँ साथ में। सबसे बड़ी ये बात ये होती है एक कला पत्रकार के लिए कलाकार को समझना, जो
इनकी वजह से मुझे ये समझदारी आ गई थी। और दूसरी बात ये भी रही कि जब मैं कला लेखन कर रही थी और कुछ किताबें जो अभी मैं लिख रही हूँ या लिखती रही हूँ, तो कलाकार एक उस पर से मुख्य रूप से महिला कलाकार हमारे बिहार के समाज में किस तरीके से जीते हैं, इसको जब वो ऑप्ट करते हैं इस विषय को अपने जीवन शैली का आधार बनाने का, तो क्या क्या चैलेंजेस उनके जीवन में आते हैं वो समझने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मैंने इनसे ही समझ लिया था। तो वो ये कह सकते हैं कला की दुनिया की बहुत सारी जो बातें हैं और समझदारी मुझे इनके बहाने मिल गई थी। ये बात मैं इसके लिए इनकी विशेष आभारी हूँ। साथ ही साथ ये जर्नलिस्ट हुए हैं तो मैं थोड़ी सतर्क भी रहती थी कि मैं क्या बजाऊं, क्या करूं जो मेरा सही रिपोर्टिंग हो पाए। क्या बात तो ये दोनों का सामंजस्य रहा है। हाँ, मेरा एक ये देखना था कि मैं तो वहाँ पत्रकार भी हूँ, वहाँ बहन नहीं होती हूँ। मैं अक्सर जब इनका इवैल्यूएशन करती हूँ, जब लिखती रहती हूँ, तो मैं वहाँ बहन नहीं रहती, मैं अपने आप को कला समीक्षक के रूप में ही देखती हूँ और उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं एक श्रोता दर्शक भी रहती हूँ, बहन भी रहती हूँ, कला समीक्षक भी हूँ। तो उस हिसाब से मैं इनसे हमेशा ये कहती रही थी कि आप ऐसा कर दें, हो सकता है श्रोता दर्शकों को ये राग पसंद नहीं आए। और मुझे चूँकि ऑडियंस में बैठने का मौका रहता है तो मैं ये चाहती रहती हूँ कि ऑडियंस तक कौन सी बात पहुंच पाए, श्रोताओं में कौन सी बात पहुंच जाए कलाकार की, और दोनों के बीच की जो दूरी है, कलाकार और कला प्रेमी के बीच में, ऑडियंस के बीच में जो एक गैप है वो कैसे कम हो जाए। हाँ यही एक बात रही थी जो मैं हमेशा इनको कहती रहती हूँ। इन्होंने कहा कि मैं समीक्षक रही हूँ उनकी। लेकिन पर ज़रूरी है, कहते हैं कि असली मित्र आपके वो ही हैं जो आपको सच कहते हैं। एकदम यही सही कहा आपने, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना कि ये जो दो बहनों की जोड़ी है क्या कुछ खास कहती है। और इसी के साथ अब हमारे यहाँ लोग ज़रूर कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अगर रीता जी की तरफ हम देखें तो एमफिल, पीएचडी, पठन पाठन मतलब एकेडमिक्स में भी आपका क्या रुझान रहा है, इसके बारे में मैम प्लीज़ बताएं। हाँ, ये घर में पढ़ाई का बहुत महत्व था। मेरी माँ बेसिकली चाहती थी मैं म्यूज़िक करूँ पर पढ़ाई भी पूरी करूँ, तो मैंने सोशियोलॉजी से पटना यूनिवर्सिटी से किया एमए। एट द सेम टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया एमफिल, और उससे पहले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ से, वहाँ मैंने एमए किया। और फिर उसके बाद दिल्ली गई, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में एमफिल किया और पीएचडी करते ही के दौरान मुझे यहाँ जेडी विमेंस कॉलेज में नौकरी मिल गई, कमीशन में आ गई। डिपार्टमेंट जब मैं आई थी तो थोड़े बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं थी। आप वैसे जानती हैं कि म्यूज़िक कॉलेज को लेकर के और म्यूज़िक डिपार्टमेंट को लेकर बहुत उदासीनता थी थोड़ी, पर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसमें सपोर्ट में वहाँ की प्रिंसिपल, मेरे गुरु, मेरे सबऑर्डिनेट्स जितने हैं बहुत सहयोग किया और मैंने पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट किया जेडी विमेंस कॉलेज में, जबकि वो मगध यूनिवर्सिटी में था। और उसके बाद आज बीपीएससी से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयड हैं एज ए टीचर ज्वाइन किया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे नज़र आती है, जिसमें मेरे सहयोगी तो थे ही और मैं अपने गुरु, अपने गाइड प्रोफेसर सुनील आकाशवाल जी का भी धन्यवाद दूंगी कि उनके गाइडेंस, अपने पिता की दूरदृष्टिता जो थी वो सारा काम किया। और आज मैं अपने डिपार्टमेंट को देखती हूँ तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैंने जो भी कुछ किया, परफॉर्मर तो हूँ मैं, बेसिकली मैं परफॉर्मर हूँ, प्रोग्राम बजाती हूँ और काफ़ी वर्षों तक मेरा लंबा एक अनुभव रहा है। पर एट द सेम टाइम मैंने चाहा कि म्यूज़िक को एक दिशा देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट को मिलता है वो म्यूज़िक को नहीं मिल पाता। तो मुझे लगा एक इसको दिशा इस होना चाहिए और आज वो मुझे नज़र आता है कि मैंने उसमें काम किया। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, काफ़ी कुछ जॉब करके एक एस्टैब्लिशमेंट आ गया उनमें, क्योंकि जब तक आप इसको संगीत को रोज़गार से न जोड़ेंगे तो इसका महत्व नहीं होगा। क्योंकि स्वांतः सुखाई हॉबी के लिए चीज़ है, म्यूज़िक को हॉबी न मान करके एक फुल फ्लेजेड इसको सब्जेक्ट मानिए, तो वो अब दिख रहा है बिहार में।
इस बात की खुशी है। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे होगा कि आपने हिंदुस्तान, द हिंदू, काफ़ी सारे पत्रों के लिए काम किया है। पूछना चाहेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा, और ये डिफरेंट पत्रों के साथ जब आपने काम किया तो क्या कुछ सीखने का मौका मिला? देखिए, शुरुआत तो मैंने फ्रीलांसिंग से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है, और 2 भाषाओं में एक साथ काम करती रही हूँ मैं, हिंदी में और इंग्लिश में, 2 भाषाओं में। और 3 जो हैं, ये तीनों ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल के समाचार पत्र हैं, दैनिक हैं, जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो शुरुआत जो मेरी हुई, मैं लिख रही थी, लेकिन इन संस्थानों ने ही मुझे एक्सप्लोर किया। उनको मेरी ऐसे लेखन की ज़रूरत थी, कला लेखन की ज़रूरत थी। जो हिंदी में शुरुआत हुई, तो जो यहाँ जो कला संस्कृति पन्ना शुरू हो रहा था, एक पुल आउट शुरू हो रहा था हिंदुस्तान में, और उनके जो इंचार्ज थे, उनको कला लेखन के लिए कला लेखकों की ज़रूरत थी। जिस विषय पे मैं लिखती हूँ उस विषय की ज़रूरत थी, तो उन्होंने, किसी ने सजेस्ट किया और उन्होंने एक्सप्लोर किया। मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया, लेकिन ये अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मुझे कलाकारों के बारे में, कला परंपरा के बारे में, विशेष रूप से बिहार की कला परंपरा जो है, यहाँ जो घराने हैं, आप जानती हैं बिहार बहुत समृद्ध है कला परंपराओं, घरानों और कलाकारों के दृष्टिकोण से, लेकिन उस पर लिखा बहुत कम जा रहा था। जो मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिला लिखने का, संपादक बहुत सहयोग करते थे और वो चाहते थे कि मैं बार बार लिखते रहूं, तो मैंने वहाँ कॉलम लिखना शुरू कर दिया था। मैं इंटरव्यूज़ भी कर रही थी और फीचर भी लिख रही थी। उसके बाद मुझे हिंदू में जो लिखने का मौका मिला, वहाँ भी उन लोगों ने मुझे मतलब एक्सप्लोर ही, अप्रोच ही किया उन लोगों ने। हिंदू में जो दक्षिण भारत से जो कंटेंट आ रहे थे, उनका एक पुल आउट होता है, फ्राइडे फीचर पेजेस होता था अभी, उसमें कला संस्कृति जो दक्षिण भारत के जो कंटेंट्स थे बहुत थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत में जो आयोजन होते हैं या कलाकार होते हैं, कला परंपराएं हैं, उन पर बहुत कंटेंट कम जा रहा था। तो वो मुझे उन लोगों ने अप्रोच किया कि आप बिहार से, उस समय तो वो अनडिवाइडेड बिहार था, और तो बिहार से जो भी कला परंपराएं हैं उस पर मैं लिखूं। और उसके बाद तो मैंने अपने नेशनल लेवल का जो हमारा न्यूज़पेपर मैंने ज्वाइन ही कर लिया। तो यहाँ भी मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, हमारा सहयोग रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कम जगह पे कम शब्दों में क्या बातें कह जानी हैं। जो मुख्य बातें हैं कला परंपरा के बारे में, कलाकारों के बारे में बहुत कुछ सीखा, और बिहार के कला परंपरा के बारे में, कलाकारी दृश्य पे बहुत काम करने का मौका मिला मुझे। और तीनों का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, मुझे बहुत सुखद कह सकते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने 85 के एंड में शुरू की थी, ये काम लिखना शुरू किया था, तो लेट 80s और 90s के जो मेरे वो आलेख हैं, वो उस समय के आलेख थे। और उन आलेखों को जब पढ़ती हूँ तो और अभी के समय से कला परिदृश्य जो है उससे तुलना करने में सहूलियत होती है। मुझे लगा पाठकों को अगर वो संकलित करके दूँ तो उनको समझने में सहूलियत हुई कि उस समय का बिहार कैसा था, अभी का बिहार कैसा है। तो सुखद अनुभव रहा है मेरा, ये कह सकती हैं आप। क्या बात है। तो जी हाँ, यहाँ पर कुछ बातें थी बिहार के बारे में बात करें, और जी हाँ, हमारा तो कार्यक्रम ही है बिहार बिहान। इस बीच आपने भी नोटिस किया होगा कि कह सकते हैं अभी तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर पत्रों के ज़रिए बिहार को काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा है और काफ़ी सारे काम भी हो रहे हैं। पर बीच में हमने एक दशक देखा जहाँ पर बिहारी जो है वो कहते नहीं थे कि हम बिहारी हैं और अपनी भाषा बोलने में कतराते थे। और अभी फ़िलहाल रीता जी और रीना जी दोनों ही मिथिला से हैं, तो हम मैम आपसे पूछना चाहेंगे, मैम आपको तो मिथिला विभूति सम्मान भी मिला है, तो मिथिला से क्या जुड़ाव रहा है और आप कितना सपोर्ट करती हैं मैथिली भाषा को? देखिए, हम लोग मूल रूप से मैथिल हैं, मिथिला के हैं, और हमारा जो गाँव है मधुबनी ज़िले का वो बहुत ऐतिहासिक गांव है। अंजरा ठाड़ी कहते हैं इसको, ऐतिहासिक गांव है वो, और हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा है वो। सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर, उस दृष्टिकोण से कहें, संस्कृति के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है वो। तो
हमारा परिवार, हम लोग पटना शहर तो आ गए, बस गए हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे अंदर से मिथिला निकला नहीं है। कहिए कि मैथिली और मिथिला हमारे अंदर में है। हमारी जो जीवन शैली है वो अभी मिथिला की जो जीवन शैली है, हमारी जीवन शैली वही है। हमारे परिवार में शास्त्रीय संगीत है, राग संगीत है, साहित्य है, खान पान की जो हमारी शैली है, ये सब कुछ हमने अपने मिथिला से ही इनहेरिट किया है। वहाँ ये बातें हैं, उसके संस्कार में ये है। संगीत जो है मिथिला के संस्कार में है, साहित्य मिथिला के संस्कार में है, तो वो चीज़ें हम लोग अभी तक कायम रखे हुए हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने अंदर मिथिला को जीवित रखा है। और मैंने कहा कि अभी तुरंत बताया भी था कि मैं अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारों में काम करती रही हूँ, लेकिन मैथिली भाषा उसको मैंने नहीं छोड़ा है, बल्कि मेरे पूरे परिवार ने नहीं छोड़ा है। हम सभी घर में बात भी करते हैं तो मैथिली भाषा में ही बात करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे बहाने हमारी भाषा जीवित रह रही है अभी, हमारे परिवार के बहाने। और इस भाषा को मैं मेरी ये कोशिश ये भी रही कि मैं जब भी मधुबनी या दरभंगा ज़िले के मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जाऊँ किसी आयोजन के कवरेज में, तो वहाँ मुझे बहुत सहूलियत भी होती रही मैथिली भाषा में बात करने से, वहाँ स्थानीय लोगों से बात करने में। मिथिला को जहाँ तक या मैथिली भाषा को जहाँ तक कुछ देने की बात रही, तो सबसे बड़ी बात यही कहूँ कि लोग मुझे देखें और ये समझें कि आप देश दुनिया के किसी कोने में जाएं, लेकिन आपके जो संस्कार हैं, आप जिस जगह से आ रहे हैं, आपके व्यक्तित्व से लोग समझ जाएं कि आप उस क्षेत्र से आ रहे हैं या उस क्षेत्र की भाषा आप बोल रहे हैं। हालांकि मैथिली भाषा तो अब एक शेड्यूल में है, ये क्षेत्रीय भाषा इसको नहीं कहेंगे इसको, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे ये देखकर जान जाएं कि मैं मिथिला क्षेत्र से हूँ। तो एक सबसे बड़ा जो है सहयोग, सपोर्ट कहें, ये कहें। दूसरी बात, मैथिली भाषा के लिए जो मैंने काम किया, अभी बहुत खुशी हो रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक बात हो गई कि प्राइमरी लेवल तक बच्चों को ये आज़ादी हो, पेरेंट्स को ये आज़ादी हो कि मैथिली भाषा में अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करा सकें। लेकिन इस विषय को, इस मुद्दे पे मैं पिछले 15 वर्षों से बात करती रही हूँ और इस पर लिखती भी रही हूँ अपने समाचार पत्र में। मिथिला के बहुत सारे लोग, वहाँ के लोग मुझे से ये बात कहते रहे हैं, परेशान हैं लोग कि इस पीढ़ी में बच्चे जो हैं इस भाषा को बहुत बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो वो कैसे इनको सिखाएं। अब यहाँ संरक्षण की बात समस्या आ रही है, जिसके लिए वो मुझसे कह रहे थे कि क्या किया जाए। इसका अगर ये सुविधा सहूलियत हो जाती प्राइमरी एजुकेशन में मैथिली भाषा से अगर हो, तो हमारे लिए सहूलियत तो ये अच्छा होता। मैंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये देखिए सरकार ने ये बात ले आई, ये और ये हो गया है, बहुत बड़ी बात उपलब्धि हुई हमारे समाज के लिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो जी हाँ, अभी फ़िलहाल हम सेम सवाल पूछना चाहेंगे रीता जी से कि मैथिली भाषा, मिथिला के बारे में बात करें तो मिथिला विभूति सम्मान भी मैम आपको मिला है। हाँ। आपका क्या जुड़ाव है और वहाँ से कितना प्यार मिल रहा है? पटना के चेतना समिति एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो विद्यापति समारोह ऑर्गेनाइज करती है, तो मुझे पिछले वर्ष ये सम्मान मिला। तो ये उपलब्धि मैं अपने मिथिला परंपरा को देती हूँ कि वो उनको मिला है, क्योंकि बचपन से मैंने अपने विद्यापति जयंती में सुनती रही हूँ कार्यक्रम। बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था 3 दिनों का, और उसमें दिग्गज कलाकार, विशेष रूप से मिथिला समाज के जो लोग भी थे, विद्यापति घर की जो महिला जो कभी प्रोग्राम नहीं करती थी, उन्हें भी वो मंच दिया जाता था। उन सबों का एक समागम होता था सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में। मैंने भी कई बार बजाया, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर रमा दास, पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी जी और कितने भी विभूति लोग सब उस पे गाते बजाते रहे। तो मिथिला समाज और मैथिली भाषा ये दोनों मिलकर के आज हम लोग हैं, और ये संस्था मुझे सम्मान की और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहचाना, जाना, किया। और सबसे बड़ी बात है, मैथिली भाषा एक बहुत ही मधुर भाषा है। आप दूसरे लोग भी जब बोलते हैं आप मैथिली बोलती हैं तो एक बहुत ही मधुर, वहाँ लोग बोलते हैं कि किसी लोगों से टकराव भी होता है, थोड़ा मतभेद भी होता है, तो वो झगड़ा नहीं लगता, आपका बातचीत ही लगता है। तो मिथिला का एक बहुत महत्व है
मैथिली भाषा। और सबसे बड़ी बात है, मिथिला भाषा के एक अपना स्क्रिप्ट भी है, तिरहुता। अच्छा, तिरहुता जो अपना एक आइडेंटिटी रखता है। तो ये बहुत समृद्ध हमारी परंपरा भाषा है, मैथिली। इसकी साहित्य, और इसका कमिंग संगीत। ईयर्स में मैं देख रही थी कि लोग मैथिली बोलना छोड़ दिए थे, पर मैं अपने परिवार में हमेशा घर में अपने पिताजी से तो मैं कभी हिंदी में बोल ही नहीं पाती थी। जब भी कभी अपने गुरु के पास गई, बाहर गई, तो मैथिली में ही बोलती थी। तो एक आदत सी बनी हुई है। तो मैथिली भाषा अपने आप में बहुत समृद्ध है। तो इसी के साथ चलिए एक छोटी सी हम कोशिश करना चाहेंगे। मैम, जो भी हमारे मैथिली बोलने वाले लोग हैं उनसे आप 2 लाइनें अगर मैथिली में कुछ कह सकें जरूर दर्शकों से। नमस्कार, हम दरभंगा से बिलोंग करी छी और ई खुशी हमरा बहुत हर्ष के विषय लगैया कि हम मैथिली बाजै छी और आगू कोशिशो करब कि हम मैथिली बाजी और एकटा एहिमे निरंतरता बनाए रखब हम एकदम। धन्यवाद। क्या बात है मैम, आपकी तरफ से कुछ? नमस्कार, बहुत नीक लागि रहल अछि कि आइ मैथिली भाषा में किछु अहाँ सबसँ संवाद करे के अवसर प्रदान केलथि है दूरदर्शन बिहार। ई अपने आप में ई बहुत पैघ उपलब्धि छी और हम अहाँ के धन्यवाद देला चाहे छी मेरा मिथिला समाज के। हम अहीं के घरक बेटी छी और ई बेटी अहाँ के एहि जगह पर पहुँचल अछि। अहाँ से बेसी हमरा खुशी अछि कि हम अहाँ के एकटा हिस्सा छी, अहाँ के एकटा अंग छी। धन्यवाद। क्या बात है। तो जी हाँ, ये कुछ बातें बिहार के दर्शकों के लिए बिल्कुल खास। और इसी के साथ चलिए जानते हैं कि हमारी जो आज 2 महिला गेस्ट है, ऐसे में महिलाओं का बाहर निकलना, काम करना, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे पठन पाठन में हो, कितना ज़रूरी है? मैम, ये सवाल आप दोनों से ही है। सबसे पहले रीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल एक तरफ बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि कितना ज़रूरी है बाहर निकलना? मैं तो बहुत बोलती हूँ कि मैं इसकी पूरी तरह पक्षधर हूँ कि महिलाओं में एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से शिक्षा तो है ही, गाँव में मुश्किल है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो संगीत के पक्ष से मैं बोलना चाहूँगी कि म्यूज़िक शुरुआत में मुझे परेशानी हुई क्योंकि समाज में वो स्थान नहीं मिला हुआ था संगीत को लेकर के, लेकिन परिवार से पूरा सहयोग था। पर आप जहाँ चाह वहाँ राह, ये बात है। अगर आप सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ये आगे बढ़ना है, इसे इस्टेब्लिश करना है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। समय लगता है, आपको आलोचनाएं सुननी पड़ती है, कई बाधाएं भी आती हैं जहां आपको रुकना पड़ता है, पर आपने जब सोच लिया तो उसे कोई रोकता नहीं। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ली थी तो बहुत बिहार की कम लड़कियां जाती थी पढ़ने, और ख़ुद मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि आप ये ना बोलें कि आप यहाँ हॉस्टल में रहती हैं, आप ये बताएं कि मेरे घर में रहती हैं, जबकि मैं हॉस्टल में रह के पढ़ रही थी फैकल्टी में। तो ये सारी समस्याएं थीं, पर अब तो मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे हैं, वो आईए करने के बाद, +2 करने के बाद दिल्ली चले जाते हैं, कहीं बड़े बड़े जगह जैसे पूना, जहाँ भी होता है, बैंगलोर जा रहे हैं। और एजुकेशन एक पूरे सिनेरियो को बदल देता है, पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को बदल देता है, सोच में, रहन सहन में, सारी चीज़ों को बदल सकता है। सबसे बड़ी बात है, रोज़गार मिलने पर आपकी सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। जहाँ लड़कियाँ घर में म्यूज़िक हारमोनियम छूती नहीं थी, वही लड़कियां जा कर के आज ऐसे जगह में नौकरी करती हैं जहां कभी कोई कल्पना नहीं करता। आज वहां जाके वो एज ए म्यूज़िक टीचर ज्वाइन की, उनकी घर की स्थितियां बदल गई, सोच बदल गई। तो मैं तो बहुत ही इसकी पक्षधर हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फीमेल को बहुत सोच में बदलाव आ जाता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ रीना जी, आप भी बिल्कुल आज की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है, और अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो आपने भी ढेर सारा काम किया है। पर अभी फ़िलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे शो पर आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आपका बेहद धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपनी बहुत बातें साझा करने का मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। क्या बात है। तो जी हाँ, आज के कार्यक्रम में कला और पत्रकारिता दोनों के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कि महिलाओं का आगे बढ़ना, काम करना कितना ज़रूरी है। और इसी के साथ
अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई मशवरे हो तो आप बता सकते हैं हमारे ईमेल आईडी director@gmail.com पर। और मैं रमा फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संदेश के साथ। और जी हाँ, देखते रहें हमारा जो प्यारा सा शो है DD बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। धन्यवाद।